Going to continue with chapter number 15 of our spectrum, that is Emergence of Gandhi. And today we are going to do a very, very important topic, that is Montagu-Chelmsford Reforms or Government of India Act 1919. मैंने आपको पिछले ही क्लास में मॉन्टेगू का स्टेटमेंट बताया था 1917 का, जहाँ पे मॉन्टेगू ने बोला कि सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे और ग्रेजुअली हम लाएंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि आपको पता लगाना है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है. आई होप आप उसको पढ़कर आए हो. लेकिन हमको अभी भी पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्चुअली कैरेट एंड स्टिक की ही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं. कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या है? एक तो आप जो ये रिफॉर्म्स है उनको कैरेट की तरह देख सकते हैं. इन सब्सटैंशियल रिफॉर्म्स लाते थे जहाँ पे एक तरीके से ऐसा दिखाया जाता था कि अपेरेंटली ये इंडियंस को पावर्स दे रहे हैं और अपेरेंटली रिफॉर्म्स ला रहे हैं इंडियंस के फेवर में, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं था. ये सिर्फ टेबल करने के लिए होता था, बट एक्चुअल में जो रियल पावर है वो ब्रिटिशर्स के साथ ही होती थी. यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ. उसके बाद स्टिक आप देखेंगे जहाँ पे ये रिप्रेशन करते थे, सप्रेस करते थे और यूज़ करते थे bad acts and literally repressive acts like Rowlatt Act. Okay? And तो अब हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है when the ministers are responsible to the legislature. When the ministers are responsible to the legislature. Okay? मतलब अगर लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है तो मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है या नहीं, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस टाइप के सिस्टम किस टाइप के गवर्नमेंट का फीचर है. और आपको अगर नहीं पता है और आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन फ्यूचर इन लक्ष्मीकांत. बट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर नाउ आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे मिनिस्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर की तरफ, और जो लेजिस्लेचर है अगर वो पास कर दे नो कॉन्फिडेंस मोशन तो मिनिस्टर्स को करना पड़ेगा रिजाइन. ठीक है, लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर क्या होता है? प्लीज सर्च इफ यू डू नॉट नो. ओके ओके, तो यहाँ पे ऐसा जब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की बात हो रही है तो क्या ब्रिटिशर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो शायद इंडियन मेजॉरिटी में हैं प्रोविंसेस में, क्या वो उनको रियल पावर्स दे देंगे? अगर रियल पावर्स दे देंगे तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंडियंस अपने लिए खुद रिफॉर्म्स कर लेंगे, यू नो. बट वो इतनी पावर इंडियंस को नहीं देना चाहते. तो यहाँ पे वो कुछ ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे ऐसा लगेगा कि वो इंडियंस को पावर्स दे रहे हैं, बट एक्चुअल पावर्स वो खुद के पास रिटेन करेंगे. तो उसी को बोला गया डायरकी. डायरकी मतलब कि रूल ऑफ टू. ठीक है, यहाँ पे रूल ऑफ टू कैसे है मैं दिखाती हूँ आपको. एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स हैं और पॉपुलर मिनिस्टर्स हैं. ठीक है, ये पॉपुलर मिनिस्टर्स वो हैं जो इलेक्ट होकर आए हैं. ठीक है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स कौन है? एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स जो हमने पढ़ा था गवर्नर के, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लोग जो होते थे वो ब्यूरोक्रेट्स, उनकी बात हो रही है. ठीक है, और जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड किया गया इनटू टू लिस्ट. एक थी रिजर्व लिस्ट और एक थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की लिस्ट. जो रिजर्व सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, ठीक है, उसमें थी चीज़ें लाइक लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड, रेवेन्यू, इरिगेशन एक्सेट्रा. ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो ब्रिटिशर्स को अपने लिए इंपॉर्टेंट लग रहे थे और ये ट्रांसफर वो नहीं करना चाह रहे थे टुवर्ड्स इंडियंस, राइट. और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं उसमें चीज़ें थी एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये जो आपको ये देखकर लग रहा होगा हेल्थ एंड एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट है, बट ब्रिटिशर्स को क्या लेना देना था हेल्थ एंड एजुकेशन से इंडियंस के. ठीक है, तो उन्होंने वो ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, टू रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स. और जो रिजर्व लिस्ट है, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, उनको एडमिनिस्टर कौन करने वाला था? गवर्नर थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. ठीक है, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं उनको एडमिनिस्टर करने वाले थे मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, और जो ये मिनिस्टर्स थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर एंड हैड टू रिजाइन इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज पास अगेंस्ट देम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दो टाइप के सब्जेक्ट्स हैं. एक है रिजर्व्ड, जहाँ पे वो सब्जेक्ट्स हैं जो एक्चुअली ब्रिटिशर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, और एक है ट्रांसफर्ड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्हें लगते नहीं है, वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर रखे हैं. ठीक है, इनको कौन देखने वाला था? गवर्नर प्लस हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें कौन होने वाले थे? ब्यूरोक्रेट्स. ठीक है, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कौन देखने वाले थे? आपके मिनिस्टर्स. ठीक है, इन मिनिस्टर्स को
जो इलेक्ट होकर आए थे, कहाँ से इलेक्ट हुए थे, जो इलेक्टेड आपकी काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें से ये नॉमिनेट होकर आए थे। ठीक है, जो इलेक्टेड काउंसिल है, मतलब ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे एज मिनिस्टर्स, इलेक्टेड काउंसिल में से ये नॉमिनेट होकर मिनिस्टर बने। ठीक है, अब ये मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। कैसे बनाया गया कि अगर लेजिस्लेचर आपके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो इन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाता है तो क्या होता है। गवर्नर कुड टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट्स टू, मतलब कि यहाँ पे एक वीटो, एक काइंड ऑफ इमरजेंसी वीटो काइंड ऑफ है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो खराब हो जाती है तो फिर गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, डोंट यूज द वर्ड वीटो, आई थिंक वीटो विल नॉट बी अ करेक्ट वर्ड टू बी यूज्ड हियर, बट यू कैन से कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो डिसरप्ट होती है तो गवर्नर ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को भी एडमिनिस्टर करने लगेगा। ठीक है, एक चीज़ जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेगू और चेल्मसफोर्ड में से कौन थे, आप प्लीज़ मुझे बताइए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये पिछले लेक्चर जब हम एक्ट ऑफ 1909 कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी कौन होता था और ये कौन होता था, आपके वाइस रॉय कौन थे और सेक्रेटरी कौन थे, उन दोनों में से। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है एंड द गवर्नर जनरल, ये कभी भी इंटरफेयर कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व सब्जेक्ट्स। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में इनका जो स्कोप है वो रिस्ट्रिक्टेड था। ये बस ठीक बात थी कि रिजर्व सब्जेक्ट के लिए तो ये कुछ भी कर सकते थे, बट ट्रांसफर सब्जेक्ट जो कि मिनिस्टर्स जो हैं वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसमें इनका स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस जो है अभी रिस्ट्रिक्टेड है। ये जो हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये हमने पढ़ा है फॉर, नहीं, ये जो हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव ये हमने पढ़ा है फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है उसको एक्सपैंड कर दिया गया। ठीक है, 70% मेंबर्स अब से इलेक्ट होने वाले थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसमें से अब से 70% मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होने वाले थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है जब इलेक्शन होता है, राइट, इसलिए इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और सिस्टम ऑफ कम्यूनल क्लास इलेक्टोरेट जो है उसको फिर से कंसोलिडेट किया गया। कम्यूनल इलेक्टोरेट कब शुरू हुआ था, 1909 में शुरू हुआ था, राइट। तो अब सिस्टम ऑफ कम्यूनल और क्लास इलेक्टोरेट को और कंसोलिडेट कर दिया गया। विमेन को राइट टू वोट दिया गया। ओके, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इनिशिएट करता था लेजिस्लेशन, लेकिन गवर्नमेंट का एसेंट ज़रूरी था। ठीक है, तो आप गवर्नर देख सकते हैं कि गवर्नर के पास वीटो है बिल्स एंड इशू करने के लिए ऑर्डिनेंसेस। तो यहाँ पे आप वीटो वर्ड यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। ठीक है, कोई भी चीज़ पॉलिटी में आप ऐसी मत यूज़ कीजिए जो वैसे एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होती अगर वो एक्चुअल केस सिनेरियो होता तो। ठीक है, तो गवर्नर का जो एसेंट है वो रिक्वायर्ड था टू इनिशिएट लेजिस्लेशन, राइट। तो गवर्नर जो है वीटो कर सकता है बिल एंड ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो रिजेक्ट कर सकती थी बजट, बट गवर्नर उसे रिस्टोर कर सकता था। आप देख रहे हो गवर्नर की पावर। लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई एक बिल को बजट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन गवर्नर जो थे वो उसको रिस्टोर कर सकते थे इफ़ नेसेसरी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिर्फ इंट्रोडक्शन जो हुआ था वो हुआ था प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। ठीक है, यहाँ पे कोई सिस्टम ऑफ डायरकी नहीं थी। ठीक है, तो नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राइट, ऑल इंडिया गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के बारे में देखते हैं। गवर्नर जनरल जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होने वाले हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है, ये आपको, दिस इज बट ऑब्वियस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लर्न करना है, राइट। देयर वर टू बी 2 लिस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। ठीक है, इन वाइसरॉयज काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 8, 3 वर टू बी इंडियंस।
तो यहाँ पे जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 3 में से 8 लोग जो है वो इंडियंस होने वाले हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर रिजर्व सब्जेक्ट्स इन प्रोविंसेस, ये भी मैंने आपको बताया था यहीं पर कि जो गवर्नर जनरल है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है वो दे कुड इंटरफेयर इन रिस्पेक्ट टू रिजर्व सब्जेक्ट्स ऑफ प्रोविंस, राइट। तो गवर्नर जनरल रिटेन फुल कंट्रोल ओवर रिजर्व सब्जेक्ट्स इन द प्रोविंसेस, ठीक है। और क्या क्या गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी दैट ही कुड रीस्टोर कट्स इन ग्रांट्स, सर्टिफाई बिल्स रिजेक्टेड बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड इशू ऑर्डिनेंसेस। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पावर है गवर्नर के पास। लेजिस्लेचर देखते हैं, बाई कैमरल अरेंजमेंट है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, 2 हाउसेज है ना, तो ये बाई कैमरल सिस्टम हो गया। तो बाई कैमरल अरेंजमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। एक तो है आपका लोअर हाउस या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसमें 145 मेंबर्स थे, ठीक है। 145 मेंबर्स जो कि आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोअर हाउस में है, उसमें से 41 नॉमिनेटेड और 104 इलेक्टेड थे, मतलब मैक्सिमम नंबर्स इसमें इलेक्टेड थे। ओके, जो लोअर हाउस है उसमें मैक्सिमम नंबर जो है वो इलेक्टेड थे और 41 जो है वो नॉमिनेटेड थे, ठीक है। और आप देख सकते हैं डिवीजन 52 ऑफ देम वर जनरल कैटेगरी, जनरल 30 वर मुस्लिम्स, 2 वर सिख्स एंड 20 वर स्पेशल, जनरल कैटेगरी नहीं जनरल, ओके। अपर हाउस को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अपर हाउस में आपके 60 मेंबर्स होने वाले थे, जिसमें से 26 नॉमिनेटेड थे और यहाँ पे भी मेजॉरिटी 34 जो है वो इलेक्टेड थे। तो बाई कैमरल अरेंजमेंट भी यहाँ पे शुरू हो जाता है। सो देयर वर 2 लिस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, राइट। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप बाई कैमरल अरेंजमेंट देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसका टेन्योर जो होना था वो 5 साल का होना था, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक और चीज देखिए कि इट शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली मेल मेंबर्स। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है 5 साल का उसका टेन्योर होता, लेकिन उसमें सिर्फ मेल मेंबर्स होंगे, ठीक है। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी क्या थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी क्या थी, आप बताओ मुझे। लोअर हाउस था। लोअर हाउस में आपका टेन्योर होता 3 साल का, ठीक है। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसमें 5 साल का टेन्योर, लेकिन उसमें सिर्फ मेल मेंबर्स होते, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका टेन्योर 3 साल का, ठीक है। लेजिस्लेचर्स के पास क्या पावर थी, दे कुड आस्क क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्रीज, पास adjournment मोशन एंड वोट अ पार्ट ऑफ बजट, बट 75% ऑफ द बजट वॉज स्टिल नॉट वोटेबल। तो ये आपका एक लैकिंग है यहाँ पे कि 75% जो बजट है वो अभी भी वोट नहीं हो सकता है, ठीक है। सम इंडियंस, हमें पता है कि उन्होंने दे मेड देयर वे टू द कमिटी, हम देखेंगे कि क्या है आगे चल के, कौन से इंडियंस थे वो सब्सिक्वेंटली आप पढ़ लेंगे उनके बारे में। एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है अब से ब्रिटिश एक्सचेकर से पे होगा। मतलब सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है, हमने डिमांड रखी थी, इफ़ यू रिमेंबर, जो जॉइंट डिमांड थी मुस्लिम लीग और आईएनसी की लखनऊ पैक्ट में, क्या थी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी पेमेंट आप ब्रिटिश एक्सचेकर से दीजिए, इंडियन ट्रेजरी से मत दीजिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ पे रहता था, आप सर्च कीजिए, वो इंग्लैंड में रहते थे, ठीक है। तो उनकी पेमेंट भी हमारे देश से क्यों जा रही थी, ठीक है। तो ये डिमांड थी और ये डिमांड यहाँ पे 1919 का GOI एक्ट जो है उसमें वो पूरी होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में देखेंगे। डू नॉट वरी अबाउट इट, आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस बाय हार्ट। ये जो आज हमने चैप्टर किया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लिमिटेशंस अगली बार इसलिए करेंगे ताकि आपको ये रिटेन हो नॉलेज और आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए सारी जो लिमिटेशंस थे उसको। ओके, टिल देन ऑल द बेस्ट।